तो प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही है। गिरिराज सिंह को भी आप यहां पर सुन रहे थे और अब बात हम करते हैं सेना की, बात हम करते हैं रक्षा क्षेत्र की कि आखिर उसके लिए क्या दिया गया है, क्योंकि रक्षा बजट पर, रक्षा क्षेत्र पर सभी की नजर लगी हुई थी। लेकिन यहां अगर हम देखें तो 4,54,773 करोड़ रुपया जो है वो दिया गया है रक्षा क्षेत्र की। अगर हम बात करें तो रक्षा क्षेत्र की स्पेंडिंग 4,54,773 करोड़ रुपए 24-25 में आवंटित किए गए हैं। और इसको लेकर जो चर्चाएं अभी स्टूडियो में भी हो रही थी, रक्षा बजट पर लगातार स्पेंडिंग बढ़ी है। और ऐसे में अलग अलग सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। हमने रक्षा बजट की बात की, हेल्थ सेक्टर की बात की, क्योंकि डॉक्टर डी के गुप्ता वहां बैठे हुए हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह वहां बैठे हुए हैं। कर्नल सिंह, जो रक्षा बजट पर जो स्पेंड है, जो खर्च है, उसे आप कैसे देखते हैं मौजूदा समय में, जब दुनिया में 2 युद्ध भी चल रहे हैं? ऐसे समय में बहुत से लोग अपने रक्षा बजट को में इजाफा करते हैं, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, वही वाली बात है कि आप चीजों को देखना कैसे चाहते हैं। आप सिक्के का गलत साइड देखना चाहते हैं या अच्छा साइड देखना चाहते हैं। मैंने अभी अभी कहा कि 1 रुपया आपके पास है, उसमें से 13 पैसे आपने डिफेंस के लिए डाले हैं। आप इसे कम समझते हैं या ज्यादा? मैं कहता हूं देखना ये चाहिए पिछले साल से क्या आप पीछे जा रहे हैं या आगे जा रहे हैं। दैट मीन्स आपके देश के गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या है। अगर हम 4.72% आगे जा रहे हैं, दैट मीन्स दिशा सही है। डिफेंस एक अपने आप में ऐसा सेक्टर है कि इसका कोई एंड नहीं है। आप वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लिए, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि लोग अटके हुए हैं बिहार में, आंध्र प्रदेश में, गोल्ड में। मैं कहता हूं आप मेरी तनख्वाह के ऊपर पूरा टैक्स लगा लीजिए, लेकिन मेरे देश को डाउन मत करिए। डिफेंस बजट के ऊपर इनमें से कोई क्यों नहीं बोल पा रहा? क्योंकि नॉलेज नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसलिए आप देख रहे हैं। अगर मेरे नजरिए से आप देखें तो नजर होनी चाहिए नेशन फर्स्ट। और अगर नेशन फर्स्ट में 4.72% इंक्रीज आज मेरा देश अफोर्ड कर सकता है तो वो अपने आप में काफी है। पूरा एडिक्वेट कभी नहीं हो सकता, लेकिन हमारी दिशा सही। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश की नई संसद में माननीय वित्त मंत्री जी ने देश का आम बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुख 140 करोड़ भारतवासियों की आशा, आकांक्षा और अमृत काल के संकल्पों को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। आम बजट 2024-25 आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण का एक आर्थिक दस्तावेज है। इस आम बजट में अंत्योदय की पावन भावना, विकास की असीम संभावना और नवोन्मेष की नवदृष्टि है। इस आम बजट में अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए, कृषि और सहायक सेक्टर के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। स्वाभाविक रूप से आधी आबादी, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आधी आबादी इससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाली है। और खासतौर पर तब जब उत्तर प्रदेश 2020 से ही मिशन शक्ति के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से यहां पर जमीनी धरातल पर उतार रहा है। सर्वाधिक अन्नदाता किसान उत्तर प्रदेश के अंदर निवास कर रहा है। उन अन्नदाता किसानों की समृद्धि में आज संसद में प्रस्तुत
आम बजट बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाला है। युवाओं के लिए लाखों नौकरियों के साथ साथ मध्यम वर्गीय परिवार के लिए प्रत्यक्ष कर यानी इनकम टैक्स में जो नए टैक्स स्लैब की घोषणा हुई है, ये सभी अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। इस पूरे बजट को अगर मैं कह सकता हूं कि यह बजट भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में बदलने के संकल्प के साथ ही दुनिया के ग्रोथ इंजन के रूप में भारत की भूमिका को और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का एक आर्थिक दस्तावेज के रूप में यह देश की संसद में प्रस्तुत किया गया है। इस 140 करोड़ जनता जनार्दन के लिए समर्पित उनकी आशा, उनकी आकांक्षा और अमृतकाल के संकल्पों को पूरा करने वाले इस बजट के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को और उनकी पूरी टीम का मैं अभिनंदन करता हूं। मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए इस आम बजट में जो उपाय किए गए उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, मध्यम वर्गीय परिवार में टैक्स के बारे में सबसे बड़ी छूट आज उपलब्ध हुई है और ये लंबे वर्ष समय से ये मांग चली आ रही थी। 3 लाख तक के प्रत्यक्ष कर यानी इनकम टैक्स में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ साथ अन्य जो स्लैब भी दिए गए हैं वे काफी राहत भरे हैं। अलग अलग सेक्टर के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए, ये लाखों नौकरियों को क्रिएट इससे होगा। इंडस्ट्री के लिए जो प्रावधान किए गए हैं मुझे लगता है ये सभी स्वागत योग्य हैं और नौजवानों के लिए, समाज के हर तबके के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, सभी तबके के लिए जो कुछ भी प्रावधान इसमें किया गया है, मैं कह सकता हूं कि यह राम राज्य की अवधारणा को साकार करने वाला एक सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और विकासोन्मुख बजट के रूप में यह मोदी 3 का यह पहला बजट जाना जाएगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप यहां सुन रहे थे और बजट को लेकर अब जो तमाम प्रतिक्रियाएं हैं वो भी निकलकर सामने आ रही है। वो तमाम प्रतिक्रियाएं हम आप तक यहां पर पहुंचा रहे हैं। कुछ इसका स्वागत कर रहे हैं तो विपक्ष यहां इस पर सवाल उठाता नजर आ रहा है। लेकिन जैसा कि ये कहा गया था कि विकसित भारत के सपने को पूरा करता हुआ और 47 तक का जो एक लक्ष्य दिया था उसको देखते हुए ये बजट बनाया गया है। ये बजट होगा, ये कल पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके थे। लेकिन हम अलग अलग सेक्टर, अलग अलग क्षेत्र की आपको यहां पर बात दिखा रहे हैं कि किसके लिए कितना बजट जो है वो आवंटित किया गया है। सबसे पहले रक्षा क्षेत्र की अगर हम बात करें, थोड़ी देर पहले डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े भी हुए थे, कर्नल शैलेंद्र, वो बता रहे थे यहां पर अगर रक्षा की बात करें तो 4,54,773 करोड़ रुपया जो है वो रक्षा के लिए आवंटित किया गया है। रक्षा को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी। अब रक्षा के अलावा अगर हम बात करें ग्रामीण विकास की तो ग्रामीण विकास के लिए 2,65,808 करोड़ का जो बजट है वो आवंटित किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कृषि की तो कृषि के लिए 1,51,851 करोड़ रुपया जो है वो आवंटित किया गया है। साथ ही साथ गृह मंत्रालय और उससे जुड़े जो भी हैं उसमें 1,50,983 करोड़ रुपया आवंटन इसका किया गया है, आवंटित ये किया गया है बजट। इसके अलावा शिक्षा की अगर बात करें उसमें बेहतरी के लिए, उसकी क्वालिटी सुधारने के लिए 1,25,638 करोड़ रुपया जो बजट है वो शिक्षा के लिए आवंटित